नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ाकू बाज पे। कहते हैं कि सपने देखने वाले हमेशा ही रात को जगते हैं। ये कभी भी गलत बात नहीं होती। हमेशा ही हौसला ऊंचा रखना चाहिए और हमेशा ही सपने बड़े देखने चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने मेहनत के बलबूते पर अपने परिवार का ही नाम नहीं, सिर्फ पूरे क्षेत्र का नाम ऊंचा कर दिए हैं। जी, इनका नाम है राकेश प्रजापति, जिन्होंने हाल ही में यूपी पीसीएस के परीक्षा में सफलता पाई है। तो आज हमारे साथ पढ़ाकूबाज में हैं राकेश प्रजापति। तो राकेश जी, सबसे पहले आपको इस शानदार सफलता के लिए बहुत ही बधाई हो। धन्यवाद। जब आपका रिजल्ट आया और आपने अपना रिजल्ट में नाम देखा तो पहला एहसास कैसा था और सबसे पहले आपने किसको फोन किया? सबसे पहले तो जब रिजल्ट आया तो मैं करीब सोने ही जा रहा था, क्योंकि अगला मेंस का अगले दिन हमारा पेपर था। अच्छा। इलाहाबाद प्रयागराज में। तो फिर वहाँ पे भैया थे तो उन्होंने कहा कि अरे रिजल्ट आ गया। हम सो ही रहे थे, तब तुरंत उठे। फिर उन्होंने कहा कि हो गया। तो फिर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार रिजल्ट पहले चेक किया, फिर पूरी तरीके से पता लगा कि हाँ हो गया हमारा। तो सबसे पहले तो मैं मुझे लग रहा था ऐसा कि पता नहीं क्या हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने पापा को फोन किया कि हाँ हो गया। सब कोई सो ही रहा था 12 बजे का। सबसे पहले आपने पिताजी को? हाँ, पिताजी को फोन किया, फिर मम्मी से बात हुआ। हाँ। अच्छा, हमको ये बताइए कि यूपी पीसीएस में जाने का विचार कब और कैसे आया, और क्या ये आपका बचपन का ही सपना था या कोई अचानक एक पढ़ाई लिखाई या कुछ ऐसा मोड़ आता है कि हाँ भाई मुझे उस तरफ जाना है, यही चुनना है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि यहाँ जो इन्वायरमेंट रहा है वो अच्छा। डिफेंस से रिलेटेड ज्यादा रहा है। गाँव का तो? हाँ, गांव का रहा है। लेकिन जब मैं बीटेक के दौरान जब अपनी इंजीनियरिंग पूरा कर रहा था, अच्छा। तो उसके पश्चात मेरा रुझान कहीं ना कहीं सिविल सेवा की तरफ होने लगा, जिसके कई कारण। एक तो हमारा कि सामाजिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन लाने की कोशिश, और दूसरा कि मैं चाहता था कि अपने समाज के लिए और अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर एक कार्य कर सकूं। तो एक था कि अपने घर परिवार समाज को देखते हुए हाँ जी जी जी, इंस्पिरेशन। अच्छा, यूपी पीसीएस का कहा जाए या यूपीएससी का कहा जाए, सिलेबस काफी हार्ड और काफी एक लेंदी होता है, ठीक? तो आपने उसकी तैयारी की शुरुआत कैसे की? क्या आपने उसको जीरो से शुरू किया या पहले से कोई एक बेस था आपके पास? नहीं, बेस तो एक्चुअली में नहीं था, क्योंकि हम पूरी तरीके से इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो इंजीनियरिंग वैसा रहा नहीं कि थोड़ा सा ये सब्जेक्ट पूरा लाइन ही अलग होता है। अच्छा। हालांकि थोड़ा सा सहायता मिलता है, मैथ हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, या फिर साइंस के सब्जेक्ट में। लेकिन मुझे आर्ट्स पूरी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को पूरे अच्छे से अध्ययन करना पड़ा था। अच्छा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाना काफी एक हार्ड होता है। कैसे दोनों की तैयारी की आपने और कैसे इसका सामंजस्य आपने बिठाया? सबसे पहले इस तैयारी को आपको एक अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, और इस अप्रोच में आपको एक समन्वित तैयारी करना, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। जैसे कि प्री मेंस इंटरव्यू कोई एक दूसरे से लिंकेज है। तो सबसे पहले क्या है कि हमको मेंस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वही प्री निकालेगा और वही इंटरव्यू आपके बेस बनाएगा। तो मेंस के लिए एक्चुअली में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बेसिक्स बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी हो गए, तो उसको आप पढ़िए। फिर स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। और मुझे लगता है कि चूंकि मेरा हिंदी माध्यम रहा है और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हूं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था प्रारंभिक स्तर पे उस स्तर की नहीं होती जितना डिमांडिंग है वहाँ पे। तो हमें क्या है कि पहले जो कीवर्ड्स हैं, जैसे छोटे छोटे शब्द हैं, उन शब्दों को पूरी तरीके से जानना और उसको परिभाषित करना सीखना पड़ेगा, जिससे कि हम बड़े परिभाषा को गढ़ सके, आसानी से किसी भी चीज को डिफाइन कर पाए। उसके पश्चात फिर आप जाइए फिर मेंस प्रिपरेशन में, और उसके बाद क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के पश्चात आप उसको फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करिए। जब आपका बेस बन जाएगा, फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, फिर आप पुटअप करिए आंसर शीट्स पे उसको, जिससे कि एक बेहतर लेखन शैली का विकास हो पाए, और कंटिन्यूटी और परजर्वेरेंस, और मुझे लगता है कि लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन बहुत आवश्यक है। ये तो जरूरी है। अच्छा, यूपीए स्पेशल और करंट अफेयर्स में कौन से रिसोर्सेज आपके लिए लाभदायक रहे? क्या आपने कोई, एक होता है कि हमने वेबसाइट को चुन रखा है या एक बुक, स्पेशल बुक हम ले रखे हैं, तो किसको आपने ज्यादा प्रेफर किया?
जो पहले जैसे 4 पेपर होते हैं, जो कुल 6 पेपर होते हैं, और एक ऐसे का और एक हिंदी का 8 पेपर होता है। तो पहली बात की ये है कि 4 जो शुरुआत में जीएस फर्स्ट, जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर, यदि इसका आपका बेस बना हुआ है तो यूपी को बहुत ज्यादा पढ़ने, मतलब आपको कंप्लीट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मैंने ओनली आईएएस की एक आती है 700-800 पेज की जो बुकलेट आती है उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी मार्केट में बहुत ऐसे इनिशिएटिव है, फिर जीपीटी का यूज कर सकते हैं हम इससे। मतलब डाइवर्स करना पड़ेगा क्योंकि अब कंपटीशन और डिमांडिंग मतलब डाइवर्स हो चुका है, तो अपने आप को भी आपको डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना होगा। अच्छा, आज के दौर में इंटरनेट पर जी। कंटेंट का तो बाढ़ आ चुका है, जी जी ये पढ़ लो वो पढ़ लो। जी जी। तो छात्र को कैसे पता मतलब चलेगा कि हाँ भाई हमको क्या पढ़ना है? क्योंकि आप तो परीक्षा निकाल चुके हैं, आपको एक आइडिया लग जी चुका है, जी। तो आप अपने हिसाब से क्या एक गाइडेंस मतलब जो है प्रिपेयर कर रहा है, या मतलब उसको एक होता है ना कि एक गाइडेंस मिल जाए, जी। तो आप वो गाइडेंस अब देने लायक हो चुके हैं क्योंकि आप एक सफल हैं। जैसे क्या है, 21वीं सदी आईसीटी का युग है जी। और माना जा रहा है कि इंफॉर्मेशन की एकदम मतलब बम्बार्डिंग हो बहुत गई है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एक सोर्स को पकड़िए, ठीक है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर्स ले लीजिए और उसको अपने सोर्स से मैच कराइए कि आपका जो सोर्स चूज किए हैं क्या वो स्टैंडर्ड है कि नहीं। इसके अलावा बहुत कुछ आपको मार्केट से सबको एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ओवरऑल सबका एक ही है। तो आप किसी भी कोचिंग हुआ या फिर बेसिक्स बुक है उसको आधार बनाइए। हाँ, जो सरकार की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आ गया, बजट आ गया, तो उसको आप देख दीजिए। और इसके अलावा जो प्रीलिम्स में आप डाटा फैक्ट तैयार करते हैं, प्रीलिम्स के लिए आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसको भी ध्यान रखिए कि हमको मेंस में पुटअप कर पाए। बाकी इनरिचमेंट का प्रोग्राम आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसका काफी यूज कर पाएंगे आप। अच्छा, एक बड़ा सवाल हमेशा छात्रों के मन में रहता है, या किसी गार्डियन भी है जी जी। उनके मन में रहता है कि कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी? देखिए, हम पूरी तरीके से कोचिंग की भूमिका को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि किसी के पास मार्गदर्शन नहीं है, जैसे कि मैं जब तैयारी शुरू कर रहा था तो मेरे पास कोई मार्गदर्शन नहीं था, क्योंकि आसपास का कोई वैसा वातावरण भी नहीं था और ना ही मेरे संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति था जो मुझे मार्गदर्शन सही कर पाए। तो मैंने प्रारंभ स्तर पर कोचिंग लिया था, ठीक है। तो कोचिंग आपको एक दिशा दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी सेल्फ स्टडी आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। मतलब दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है और दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो तैयारी के दौरान कभी कभी क्या हमेशा होता है कि लो फेज आ जाता है, लगता है कि शायद अब नहीं होगा, तो उस समय खुद को मोटिवेट रखने के लिए राकेश क्या करते थे? ये सबसे चैलेंजिंग होता है एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि हर चौथे दिन लगता है भाई अब नहीं होगा नहीं हमसे, होगा जी। ठीक है। तो इस संदर्भ में आप पहली बात की जो आप उद्देश्य लेकर चले थे, ठीक है, और आप सोचिए कि आपके एक खुशी, मतलब आप एक सफल होते हैं इसमें, तो सोचिए कि रातों रात आपके समाज परिवार का क्या मतलब स्तर होगा और सोच में सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखिए और आप मोटिवेट रखिए और कंटिन्यूटी रखिए, आप सफल जरूर होंगे। सोशल मीडिया और मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे, और क्या आपने अपने आप को पूरी तरह डिजिटली मतलब दूरी बना ली थी? सोशल मीडिया का मैंने सीमित यूज किया है, जैसे फेसबुक वगैरह से हम पूरी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन किया था कि फेसबुक मैं यूज नहीं कर, 2018 के बाद मैंने बंद कर दिया था फेसबुक। तो 2018 के बाद मैंने फेसबुक और जो ट्विटर वगैरह है इसको बंद कर दिया था, क्योंकि हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं यूज करता था, जैसे चैट जीपीटी हो गया उसका यूज करता था। बाकी व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम पे कुछ लाभ आप ले सकते हैं जैसे पीडीएफ वगैरह। बाकी आपको चूज करना है कि तकनीक को आप किस दिशा में यूज कर रहे हैं, क्योंकि तकनीक आप ही के हाथ में है, तकनीक आपको नहीं चलाएगी, आप उसको चला पाए ये बेहतर होगा। वही, अगर आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं या हाँ हाँ। उधर जा रहे हैं। अच्छा, इस सफलता तक की जो यात्रा रही, इसमें परिवार का कितना योगदान रहा? क्या कभी आपने सामाजिक दबाव, क्यों कि ऐसा होता है कि हम हैं गांव पे हैं, गांव से लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जाकर तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो सामाजिक दबाव एक तो लड़के पे भी बनता है और परिवार के ऊपर पे भी। आपका लड़का 10 सालों से 8 सालों से तैयारी कर रहा है, तो ऐसा क्या राकेश भी कभी महसूस किया है? हाँ, दबाव था। परिवार परिवार तो हमेशा साथ रहा है, लेकिन कभी कभी दबाव रहता है परिवार का। जब आप शुरुआत में फेज होते हैं तो सफल नहीं मिलता है तो परिवार का दबाव आता है। लेकिन हमारे जैसे जो सर्कल में मित्र हैं, जैसे हमारा रूममेट रहा है, तो हमेशा क्या है कि उस दबाव को कई बार मतलब हटाने का काम किया है। और बाकी जो हमारे और भी मित्र हैं उनका साथ में रहा है। और बाकी तो माता पिता परिवार का तो हमेशा से भाई और मेरा सबका रहा है। मेरा अगला सवाल वही था हाँ। कि आपके दोस्तों का सर्कल कैसा था,
क्या सफलता पाने के लिए पढ़ाकू दोस्त होने जरूरी है? नहीं, ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं है। हाँ, आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो आप निश्चित तौर पे उसका बेनिफिट ले पाएंगे, लेकिन आपके साथ ऐसे भी दोस्त होने चाहिए जो आपके मुसीबत में थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाए जब टफ टाइम हो। नहीं तो ऐसा क्या है कि पढ़ाकू यदि केवल पढ़ाकू रहे और उसके अंदर यदि इमोशंस नहीं रहेंगे तो आपके टफ समय में नहीं रहेगा, वो अपना काम करेगा तो उस समय आप दबाव झेल नहीं पाएंगे। तो एक सर्कल अपना बना के रखिए कि जब भी असफलता आए हाथ तो उस असफलता को भी वो इंजॉय करे थोड़ा। इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा राकेश का, और बोर्ड ने किस किस तरह के सवाल पूछे और किस सवाल पे जाके राकेश अटक गए? इंटरव्यू हमारा काफी डाइवर्स चला था और मुझे लगा निकलते कि 25 से 30 मिनट चला था, क्योंकि उन्होंने मतलब 4 मेंबर थे और हर टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे कि इथिक्स का क्वेश्चन तो 2-3 थे। एक तो बहुत मजाकिया सवाल में उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए, डीएम बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं लोग, लेकिन क्या जाके वहां पे लोग भ्रष्टाचारी हो जा रहे हैं, तो क्या कारण है? तो उसका मैंने जवाब बहुत मतलब संतुलित दिया। मुझे लगा कि अच्छा जवाब रहा। मैंने बोला कि अधिकतम महत्वाकांक्षी होना कहीं ना कहीं जो हमारे लोक सेवक हैं उनको भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर कर रहा है। बाकी और भी क्वेश्चन थे। एआई पे उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एआई क्यों, मतलब ये तो मानव के लिए खतरनाक साबित होगा, तो इससे क्वेश्चन थे। फिर इंटरनेशनल रिलेशन से था, वेनेजुला क्राइसिस से था। हाँ, वेनेजुला क्राइसिस से उन्होंने पूछा। फिर हमारा जो हॉबी है डूडलिंग करना, तो डूडलिंग से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर जो हमारा इंजीनियरिंग जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था उससे क्वेश्चन पूछा। सारे मिला हाँ, और फिर कैसे आप भ्रष्टाचार से निपटेंगे। फिर अपने ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए आप क्या करेंगे, बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे, कुछ तथाकथित लोग तो काम ही नहीं करना चाहते तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। चलिए, सर ये बताइए, जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं जी उनके हाथ सफलता अभी नहीं लगी है, जी जी। तो राकेश उनको क्या अपने जो एक्सपीरियंस है, अनुभव से राय सलाह उनको देंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा उन एस्पिरेंट से कि परसेवरेंस रखिए और सफलता मिलेगी। बस ये है कि जो यदि जिस चीज़ में असफलता मिल रही तो उसमें कमियां ढूंढिए, ठीक है, कि हम क्यों असफल हुए। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, ठीक है, और उस कमी को दूर करिए। और निश्चित तौर पे यदि आप उस कमी को दूर कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप एक ना एक दिन सफल होंगे। तो आखिर में हमारे चैनल पढ़ाकूबाज के दर्शकों के लिए राकेश जी की तरफ से कुछ मैसेज? हाँ, ये है नाम से देखिए पढ़ाकूबाज, तो इससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हो गए और पढ़िए। शिक्षा वह दूध है जिससे जितना शेरनी का दूध है, जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक इट करिए।